हेलो एवरीवन। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड यानी कि क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एज स्कूल के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने निर्देशन वाला टॉपिक पढ़ा था। आज हम परामर्श वाला जो हमारा टॉपिक है उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारी जो हेडिंग रहेंगी वो रहेंगी परामर्श का अर्थ, परामर्श की परिभाषाएं, परामर्श का उद्देश्य, परामर्श के प्रकार, विधियाँ, विशेषताएं और परामर्शदाता एवं विशिष्ट बालकों के लिए परामर्श। ये सारे टॉपिक कवर करने के बाद आपका जो ये परामर्श वाला टॉपिक है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपके इसके अलावा जो निर्देशन और परामर्श के जो टॉपिक है, जैसे कि निर्देशन और परामर्श में अंतर और बाकी एक दो टॉपिक और हैं जो कंबाइंड टॉपिक है निर्देशन परामर्श के, इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारी जो फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है परामर्श का अर्थ। तो परामर्श चाहने वाले की कुछ समस्याएं होती हैं जिनका समाधान वह अकेले नहीं कर सकता। इन समस्याओं के समाधान के लिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव की आवश्यकता होती है और यह सुझाव ही परामर्श कहलाता है। यानी कि जो परामर्श होता है उसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक तो परामर्शदाता यानी कि काउंसलर और दूसरा वह व्यक्ति जिसको परामर्श की आवश्यकता होती है, जिसको समस्या होती है। तो जिसको परामर्श की आवश्यकता होती है यानी कि इसको हम प्रार्थी बोलते हैं। परामर्श को हम उपबोधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम परामर्श को? उपबोधन। ठीक है, और जो जिसको अब परामर्श चाहिए होता है उसको हम प्रार्थी बोलते हैं या उपबोध्य बोलते हैं। ठीक है, और जो परामर्श देता है उसको हम परामर्शदाता कहते हैं। तो जो परामर्श के अर्थ के अनुसार जिस प्रार्थी जो होता है, जिसको समस्याएं होती हैं, उसको समाधान चाहिए होता है, लेकिन वो समस्या का समाधान वो खुद नहीं कर पाता, इसीलिए वह परामर्शदाता के पास जाता है उसके सुझाव लेने के लिए, और ये सुझाव ही परामर्श कहलाता है। ठीक है, इसके आगे है हमारी परामर्श की परिभाषाएं। फर्स्ट है हमारी मारियस के अनुसार कि परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों के संपर्क से है जिसमें एक को किसी प्रकार की दूसरे व्यक्ति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि परामर्श से तात्पर्य जो है वो दो व्यक्तियों से, एक तो परामर्शदाता और एक प्रार्थी जिसको परामर्श चाहिए। ठीक है, और इसमें परामर्शदाता द्वारा प्रार्थी की यानी कि जो जिसको परामर्श चाहिए होता है उसकी मदद की जाती है। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि काउंसलिंग refers to the interaction of two people in which one is assisted by another person of some kind। ठीक है, यहाँ काउंसलिंग में डबल एल आएगा, आप इधर करेक्शन कर लीजिएगा, ये COUNSELLING। ओके, तो आगे जो हमारी डेफिनेशन है वो है इरेक्शन के अनुसार। तो एक परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं तथा आवश्यकताओं के साथ दूसरे व्यक्ति के पास सहायता हेतु जाता है। यानी कि इन्होंने भी वही सेम बात कही है लेकिन दूसरे शब्दों में कि एक परामर्श साक्षात्कार एक तरीके से परामर्श लेना दूसरे व्यक्ति का जिसको समस्याएं होती है उसका इंटरव्यू ही है। क्योंकि जब वो अपनी समस्याएं लेके जाता है तो जो काउंसलर होता है, जो परामर्शदाता होता है, उससे पूछता है, पहले उसके बारे में पूछता है, वो कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद उसकी समस्या सुनता है ताकि वो उसका सुझाव अच्छी तरीके से उसे दे पाए। इसीलिए जो परामर्श साक्षात्कार जो होता है वो व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो अपनी समस्याएं और आवश्यकताओं के लिए दूसरे व्यक्ति के लिए सहायता लेने जाता है। ठीक है, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि एक काउंसलिंग इंटरव्यू इज़ ए पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप in which one individual with problems and needs turns to another person for assistance। जो बच्चे यानी कि एग्ज़ाम में हिंदी में लिखते हैं वो लोग डेफिनेशंस और जो हेडिंग वगैरह होती है उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिखे, इससे आपके मार्क्स बेटर होते हैं। ठीक है, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है परामर्श का उद्देश्य। तो फर्स्ट हमारी रूथ हिस्ट्रिक के अनुसार कि परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। परामर्श में क्या होता है कि व्यक्ति का सॉल्यूशन तो जब वो समस्या लेकर जाता है तो भले ही उसके पास हो सकता है उसके पास उस समस्या का सॉल्यूशन हो,
जिसको परामर्श चाहिए होता है, लेकिन वो कन्फ्यूजन में हो कि ये जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, इसीलिए वो परामर्शदाता के पास जाता है कि ये मेरी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन क्या है, या जो मैं सॉल्यूशन सोच रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो परामर्शदाता जो है वो प्रार्थी की समस्या सुनता है, उसका आत्म परिचय कराता है, उसका विवेक जागृत कराता है, उसको आत्मबोध दिलाता है। डंसमोर के अनुसार कि परामर्श का उद्देश्य छात्र को अपनी कठिनाइयों को हल करने की योजना बनाने में सहायता देना है। यानी कि परामर्श क्या कहता है, कोई किसी तरीके से परामर्श और देने वाला यानी कि जो काउंसलर होता है वो ऑर्डर नहीं देता कि नहीं आप जाकर ये काम करो। जो व्यक्ति उसके पास समस्या लेके जाता है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कोई भी अदर व्यक्ति, जो भी उसकी समस्या होती है, परामर्शदाता केवल उसको सुझाव देता है। ठीक है, अब उस सुझाव को मानना या ना मानना या उस तरीके की योजना बनाना पूरी तरीके से प्रार्थी के हाथ में है। तो जो छात्र जो होते हैं वो अपनी कठिनाइयों को हल करने के लिए परामर्शदाता के पास जाते हैं, और जो परामर्शदाता जो होता है वो उनको सुझाव देता है, उनकी सहायता करता है। उसके बाद हमारा आता है रॉबर्ट्स के अनुसार कि परामर्श का उद्देश्य परामर्श लेने वाले को अपनी शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं को समझने में सहायता देना है। यानी कि जो परामर्श का जो उद्देश्य है, यानी कि जो व्यक्ति को जो सहायता दी जा रही है, सुझाव या समाधान जिन समस्याओं को दिया जा रहा है, वो किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। वो शैक्षिक भी हो सकती हैं, करियर को लेके भी हो सकती हैं, और इंडिविजुअल भी हो सकती हैं। उसके बाद है हमारी JP अग्रवाल के शब्दों में, परामर्श का उद्देश्य है छात्र को अपनी विशिष्ट योग्यताओं और उचित दृष्टिकोणों का विकास करने में सहायता देना। यानी कि कोई व्यक्ति है जो किसी फील्ड में काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसको फिर भी परामर्श की आवश्यकता है, काउंसलिंग की आवश्यकता है। तो परामर्श का यही उद्देश्य होता है कि छात्रों को जो उनकी एबिलिटीज़ हैं उनको और विकसित करना, उनका जो दृष्टिकोण है उनको विकसित करना। ठीक है, तो इसके बाद है कि छात्र को अपनी योग्यताओं, रुचियों तथा कुशलताओं को समझकर अपनी समस्याओं का समाधान करना। यानी कि जो परामर्श का जो उद्देश्य होता है वो छात्रों की जो योग्यताएं हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं और जो उनकी स्किल्स हैं उनको समझकर उनकी समस्या का जो है समाधान बताना या उसका सॉल्यूशन निकालना। उसके बाद है कि छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना कि उसमें बिना किसी की सहायता लिए समस्याओं का समाधान करने की योग्यता का विकास हो जाए। यानी कि जो परामर्शदाता जो होता है वो छात्रों को केवल उनकी समस्या का समाधान नहीं बताता, बल्कि वो छात्रों को इस प्रकार से गाइड करता है, इस प्रकार से उन छात्रों की काउंसलिंग करता है कि छात्रों के अंदर विवेक जागृत हो, जिससे कि उनके सामने जो भी समस्याएं हैं उनका हल वो खुद निकाल सके, उन्हें किसी और व्यक्ति की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इसके बाद है हमारे परामर्श के प्रकार। तो परामर्श के 5 प्रमुख प्रकार हैं। पहला है नैदानिक परामर्श, उसके बाद मनोवैज्ञानिक परामर्श, शैक्षिक परामर्श, सामाजिक परामर्श और व्यावसायिक परामर्श। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो कौन सी है, वो है नैदानिक परामर्श। तो नैदानिक परामर्श जैसे कि नाम से स्पष्ट है, नैदानिक मतलब जो समस्याएं हैं उनका निदान करना, कि नैदानिक परामर्श का संबंध व्यक्ति के सामान्य कार्य संबंधी असमायोजनों से है। अब यानी कि यही मान लीजिए कि कोई छात्र है, अब वो स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है और घर पे भी उसको, चलो मान लो थोड़ा बहुत उसको घर पे भी काम करवाना पड़ रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो अगर इसी समस्या को लेकर वो परामर्शदाता के पास जाता है, तो जो परामर्शदाता जो है उसको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है और ये सिखाता है कि कौन से कार्य जो उसके लिए ज़रूरी है उनको प्रायोरिटी दे, जो कार्य उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है उसको छोड़े, और जो कम प्रायोरिटी के लिए जो कार्य हैं उनके लिए किस प्रकार से समय निकालें। तो जो नैदानिक परामर्श जो होते हैं वो हमारी रोज़मर्रा की जो हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें जो हमें असमायोजन जो होता है उससे रिलेटेड समस्याओं का समाधान निकालने के लिए होता है। उसके बाद हमारा आता है मनोवैज्ञानिक परामर्श। इसमें क्या होता है कि परामर्शदाता विभिन्न मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर परामर्श प्रार्थी की कठिनाइयों को समझने का प्रयास करता है, उसकी मानसिक समस्याओं का समाधान करने में
सहायता करता है। मनोवैज्ञानिक परामर्श में जो काउंसलर जो होता है वो क्या करता है, वो विभिन्न तरह की जो मनोवैज्ञानिक विधियां होती हैं जो परामर्श देने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं उनका उपयोग करता है, पर जो प्रार्थी होता है उसकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए। और ज़्यादातर जो मनोवैज्ञानिक विधियां जो होती हैं वो मानसिक समस्याओं को समाधान निकालने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। इसके बाद है हमारा शैक्षिक परामर्श। इसमें क्या होता है कि शैक्षिक परामर्श छात्र को अपनी शिक्षा एवं अध्ययन में सफलता प्राप्त करने तथा पाठ्यक्रमों एवं विषयों का उचित चुनाव करने के लिए दिया जाता है। यानी कि जो शैक्षिक परामर्श, जो कि नाम से ही दिख रहा है कि शैक्षिक परामर्श जो होता है वो स्टूडेंट को उसके स्किल्स, उसकी एबिलिटीज़ और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करने और उसके जो कैरियर में जो स्किल्स जो सबसे बेटर हो सकता है उसको चूज़ करने के लिए, उस तरीके के सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सामाजिक परामर्श। इसमें क्या होता है कि इसका उद्देश्य परामर्श प्रार्थी को सामाजिक कुशलता का विकास करने में सहायता देना है। यानी कि जो सामाजिक जो परामर्श होता है इसका जो हमारा जो उद्देश्य है, जो मेन उद्देश्य जो है वो यही है कि जो सामाजिक कुशलता होती है, यानी कि हमारे आसपास के वातावरण से है, चाहे मान लीजिए कोई छात्र है और कोई बच्चा ये होता है कि अंतर्मुखी होता है, वो कम बात करता है, तो उसको भी अलग अलग या जो अनजान लोग हैं उनसे बात करने में उसको दिक्कत आती है, या अपने ही आस पड़ोस या अपने ही क्लासमेट से बात करने में उसको झिझक लगती है। तो जो सामाजिक कुशलता का विकास करने से मतलब यही है कि जो बच्चे हैं या कोई भी व्यक्ति हो जिनको बात करने में, बातचीत करने में या फिर जो इंटरेक्शन करने में लोगों के साथ दिक्कत आती है उसमें उनकी सहायता करना है। उसके बाद आता है व्यावसायिक परामर्श। इसमें क्या होता है कि व्यावसायिक परामर्श व्यक्ति की उन समस्याओं का समाधान करने में सहायता करता है जो किसी व्यवसाय के चुनाव या उसके लिए तैयारी करते समय उसके सम्मुख आती हैं। यानी कि जो व्यावसायिक जो परामर्श जो होता है वो करियर को लेकर होता है कि जो व्यक्ति कोई करियर चुनना चाह रहा है तो वो किस प्रकार का करियर उसके लिए सही रहेगा, या कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय में है, उसको उस व्यवसाय में समस्याएं आ रही हैं तो उनका समाधान किस प्रकार से निकले, तो व्यावसायिक परामर्श पूरा इसी से संबंधित होता है। इसके बाद है हमारी परामर्श की विधियाँ। अब कहीं कहीं आपको केवल परामर्श की 2 विधियाँ दिखाई देंगी, व्यक्तिगत और सामूहिक, लेकिन ज़्यादातर जो परामर्श की जो विधियाँ हैं आपको ये 13 विधियाँ जो हैं वो यही दिखाई देंगी। पहली है हमारी मौन धारण यानी कि साइलेंस। इसमें क्या है कि कभी कभी कई परिस्थितियों में मौन रहकर किसी की बात को सुनना बोलने से अधिक प्रभावशाली होता है। जब प्रार्थी अपनी समस्या का वर्णन कर रहा होता है तब परामर्शदाता मौन धारण कर लेता है। इससे प्रार्थी को यह विश्वास हो जाता है कि परामर्शदाता प्रार्थी की बात को बड़े गौर से सुन रहा है तथा उस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यानी कि जो परामर्श की विधियों में जो मौन धारण की विधि है उसमें क्या होता है कि जब प्रार्थी अपनी समस्या लेकर परामर्शदाता के पास पहुंचता है तो परामर्शदाता केवल मौन रहकर उसकी बात को सुनता है, कोई सवाल नहीं करता उससे। तो जब ये प्रार्थी ये देखता है कि परामर्शदाता उसकी बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहा है तो उसको ये विश्वास हो जाता है कि परामर्शदाता उसकी बात को सुनकर उसका समाधान अच्छे से निकालेगा। उसके बाद की जो विधि है वो है स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस। इसमें क्या होता है कि परामर्शदाता प्रार्थी की बात को अस्थायी स्वीकृति दे। कई बार परामर्शदाता कुछ शब्द इस प्रकार से कह देता है कि उनसे यह मालूम पड़ जाता है कि प्रार्थी जो कुछ कह रहा है उसे वह स्पष्टतः समझ रहा है। यानी कि स्वीकृति में क्या होता है कि जो परामर्शदाता जो होता है वो प्रार्थी की बात सुनता है और साथ में वो इस प्रकार से रिएक्ट करता है कि जो प्रार्थी जो होता है उसको लगता है कि हाँ ये अच्छे से मेरी बात सुन रहा है और बल्कि जो मैं कह रहा हूँ उसको वो मान भी रहा है, यानी कि उस चीज़ पर वो विश्वास कर रहा है। परंतु इन शब्दों को परामर्शदाता
इस तरह कहता है कि जिससे प्रार्थी के बोलने की धारा प्रवाह में कोई रुकावट नहीं आती। ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन नहीं करता परामर्शदाता इसमें, वो केवल हाँ हूँ ठीक है अच्छा इस तरीके से बोलता है। मान कि जो वो बोल रहा है, जैसे कि एक तरीके से जब हम कोई हमें कहानी सुना रहा होता है तो हम इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है, या तो हम सामने बैठे होते हैं तो सिर हिला रहे होते हैं या हाँ हूँ कर रहे होते हैं। इसी प्रकार से जो स्वीकृति जो विधि होती है, इसी में परामर्शदाता जो होता है वो प्रार्थी की बात को सुनता है, या तो उसके बाद वो इस तरीके से रिएक्ट करता है कि जो वो प्रार्थी बोल रहा है उसके बोलने में कोई रुकावट नहीं आती, यानी कि वो प्रश्न नहीं करता, केवल इस तरीके के रिएक्शन देता है कि हाँ बस प्रार्थी को ये समझ में आता है कि वो जो मैं बोल रहा हूँ वो परामर्शदाता अच्छी तरीके से सुन रहा है और उसको मान भी रहा है। तो वो परामर्शदाता किस तरीके से शब्द बोलता है कि जैसे ठीक है, बहुत अच्छा, हूँ इत्यादि। तो कई अवसरों पर परामर्शदाता अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए कोई शब्द नहीं कहता, केवल स्वीकारात्मक ढंग से शेर हिला देता है। यानी कि स्वीकृति में परामर्शदाता उसकी बात भी सुन रहा होता है, साथ में अच्छा इस प्रकार से ठीक है हूँ, और कभी कभी सिर हिला रहा होता है, जिससे ये प्रार्थी को लग रहा होता है कि अच्छा ठीक है ये मेरी बात बहुत अच्छे से सुन रहा है और मान भी रहा है। ठीक है, इसके बाद है पुनरावृत्ति। इसमें क्या होता है कि पुनरावृत्ति के द्वारा परामर्शदाता उसी बात को जैसे का तैसा दोहरा देता है। अब स्वीकृति में क्या हो रहा था कि जो प्रार्थी होता है वो अपनी बात कह रहा था, तो परामर्शदाता अच्छा ठीक है हूँ इस प्रकार से वो स्वीकृति अपनी दे रहा था। लेकिन पुनरावृत्ति में जो है वो परामर्शदाता जो है, जो प्रार्थी बात बोल रहा है वो उसको जैसे का तैसा वो रिपीट कर देता है। जैसे कि प्रार्थी ने ये बोला कि अरे मुझे जो है वो मैथ्स में कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, तो जो परामर्शदाता बोलता है अच्छा तो आपको मैथ्स में कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, तो इस प्रकार से वो उसके सेंटेंस को एज इट बिल्कुल वही बोल देता है, मतलब दोहरा देता है, तो जिसे कि प्रार्थी ने वर्णित किया है। इस प्रकार स्वीकृति और पुनरावृत्ति से परामर्श प्रार्थी को यह ज्ञान हो जाता है कि परामर्शदाता उसकी बात को ठीक प्रकार से समझ रहा है। यानी कि जब वो पुनरावृत्ति करता है, जो प्रार्थी अपनी बात कह रहा है वही स्टेटमेंट वापस से जब परामर्शदाता दोहराता है, तो प्रार्थी को ये लगता है कि अच्छा ये मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है, जो मेरी समस्या है वो उसको समझ रहा है। उसके बाद है स्पष्टीकरण। इसमें क्या होता है कि कभी कभी यह आवश्यक होता है कि परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के वर्णन का स्पष्टीकरण करते समय प्रार्थी को यह अनुभव नहीं होना चाहिए कि परामर्शदाता उस पर अपने विचारों का प्रभाव डाल रहा है। यानी कि अब जब प्रार्थी अपनी बातें कह रहा होता है तो परामर्श जो अपनी समस्या सुना रहा होता है, उसके बाद काउंसलर जब भी कुछ बोलता है या कुछ प्रश्न पूछ रहा होता है प्रार्थी से, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपनी बात जो है वो प्रार्थी के ऊपर थोप रहे हैं, या अपने विचार जो आपने पहले से अपना जैसे कि माइंड सेट है कि नहीं इसकी ये समस्या है, इसका कारण ये है, या इसका कारण ये है, तो इस प्रकार से थोपना नहीं चाहिए, बल्कि जो प्रार्थी जो कह रहा है उसकी समस्या को एज इट लेना चाहिए, उसी प्रकार से उसका समाधान निकालना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद है मान्यता यानी कि अप्रूवल। तो जब परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या का वर्णन करता है तो यह आवश्यक नहीं कि उसकी सभी बातों को परामर्शदाता मान्यता दे दे, परंतु जिनको वह मान्यता प्रदान करता है वे विचार प्रार्थी को अधिक प्रभावित करते हैं। यानी कि जब प्रार्थी अपनी समस्याएं बताता है तो समस्या बताते समय जो वो वर्णन कर रहा है अपनी समस्या का, तो ज़रूरी नहीं है कि काउंसलर उसकी सारी बातें मान ले, बल्कि वो जिन बातों को वो हाईलाइट करता है काउंसलर, जिन बातों को वो मान्यता प्रदान करता है, वे विचार प्रार्थी को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। उसके बाद है सामान्य मार्गदर्शन। इसमें क्या है कि जब प्रार्थी अपने कथन का एक अंग समाप्त कर चुकता है तब परामर्शदाता उसका मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन द्वारा परामर्शदाता प्रार्थी के विषय में अधिक सूचना प्राप्त कर सकता है, जैसे वह पूछ सकता है इस समस्या के हल के विषय में तुम्हारा क्या विचार है इत्यादि। यानी कि अब प्रार्थी ने अपनी समस्या बताई और परामर्शदाता ने उसको उसका सॉल्यूशन ना बता के प्रार्थी से ही पूछा
कि आपको क्या लगता है कि आपकी समस्या का क्या हल होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास हमारी समस्या का हल तो होता है, लेकिन हम कन्फ्यूजन में रहते हैं या डर में रहते हैं कि मतलब ये सही निर्णय रहेगा या नहीं रहेगा, इसका समाधान यही रहेगा। हम चाहते हैं कि अन्य जो व्यक्ति है वो हमको ये विश्वास दिलाए कि जो मैं सोच रहा हूँ कि इसका समाधान यही है, वो बिल्कुल ठीक है। इसीलिए हम परामर्शदाता के पास जाते हैं, और वो परामर्शदाता तो कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनल हो। हम अपने गार्जियन से या पेरेंट्स से भी कभी कभी परामर्श लेते हैं किसी विषय के बारे में, या टीचर से। तो इस प्रकार से जो परामर्शदाता जो होता है वो मार्गदर्शन करता है, यानी कि विवेक जागृत करता है कि आपकी जो ये समस्याएं हैं उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका विश्लेषण। इसमें क्या होता है कि प्रार्थी की समस्या को सुनकर परामर्शदाता उसका विश्लेषण करके उसे समस्या के समाधान के लिए परामर्श दे सकता है, परंतु वह समाधान को प्रार्थी पर लादता नहीं है। उसका कार्य केवल समाधान प्रस्तुत करना होता है, शेष वह प्रार्थी पर छोड़ देता है। यह प्रार्थी की इच्छा पर निर्भर है कि वह समाधान को जैसे का तैसा स्वीकार कर ले या उसमें संशोधन करके स्वीकार करें। यानी कि काउंसलर जो होता है, परामर्शदाता जो होता है, वो प्रार्थी की बात को सुनता है, उसकी समस्या को सुनता है और उसको एनालाइज करता है, एनालाइज करके उसको परामर्श भी देता है। लेकिन वो प्रार्थी पर अपने समाधान को या सुझाव को वो लादता नहीं है। उसका काम केवल वहाँ तक सीमित है कि उसने प्रार्थी ने अपनी समस्या बताई और उसने अपना परामर्शदाता ने अपना समाधान बता दिया। ठीक है। अब उस समाधान को मानना या मानना, उसको उसी तरीके से मान लेना या उस पर थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करके मानना, ये पूरी तरीके से प्रार्थी की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद है विवेचना, इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है कि विवेचना के माध्यम से परामर्शदाता प्रार्थी के कथन से निष्कर्ष निकालता है, क्योंकि प्रार्थी निष्कर्ष निकालने में असमर्थ होता है। परामर्शदाता केवल उसी कथन की विवेचना करता है जो प्रार्थी देता है, वे अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं मिलाता। यानी कि विवेचना में क्या होता है कि जो परामर्शदाता जो होता है वो केवल उसी प्रार्थी ने जो स्टेटमेंट दिया, केवल उसकी विवेचना करता है। उसी के आधार पर वो निष्कर्ष निकाल के उसका समाधान दे देता है। वो उससे सवाल नहीं करता कि जो आप जो कह रहे हो, मतलब तर्क नहीं करता, उससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता, केवल वो जो बोल रहा है उसको मानकर उसकी विवेचना करके उसका समाधान बता देता है। उसके बाद है आपका परित्याग। इसमें क्या है कि जब परामर्श प्रार्थी की विचारधारा पूर्णतया दोषपूर्ण होती है तो यह आवश्यक हो जाता है कि वह इन दोषपूर्ण विचारधाराओं का परित्याग करे। इस परित्याग का प्रमुख उद्देश्य प्रार्थी को निराश ना करना होकर उसकी विचारधारा में परिवर्तन करना होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो समस्याएं होती हैं, यानी मान लीजिए प्रार्थी की जो समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं केवल उसके विचारों की वजह से उत्पन्न हुई होती हैं, उसके खुद की गलतियों की वजह से उत्पन्न हुई होती हैं। तो परामर्शदाता वो उसकी फॉल्ट बताता है, गलती बताता है, और साथ ही साथ वो उसकी विचारधाराओं में भी परिवर्तन करने की कोशिश करता है ताकि उसकी समस्या का समाधान निकल सके। उसके बाद आता है विश्वास। इसके बाद हमारी हेडिंग है विश्वास या आश्वासन, यानी कि अश्योरेंस। इसमें क्या होता है कि विश्वास के माध्यम से परामर्शदाता प्रार्थी के कथनों और विचारों को स्वीकार तो करता है, परंतु साथ ही साथ उनका अनुमोदन भी करता है कि वास्तव में विश्वास स्वीकृति से अधिक व्यापक होता है। इस कारण विश्वास में स्वीकृति भी सम्मिलित की जाती है। परामर्शदाता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि दिया गया विश्वास वापस नहीं लिया जा सकता। यदि लेने का प्रयास किया भी जाता है तो बड़ी कठिनाई होती है। स्वीकृति में जो परामर्शदाता जो होता है, प्रार्थी जो बोल रहा होता है, केवल हाँ हूँ करके उसकी बात को सुन रहा होता है कि स्वीकार कर रहा होता है, ठीक है, स्टेटमेंट का उसको। लेकिन विश्वास उससे कहीं अधिक आगे है, यानी कि वो प्रार्थी को पूरी तरीके से सही समझ रहा होता है, चाहे वो समस्या में प्रार्थी की भी गलती हुई हो। लेकिन परामर्शदाता ये मानकर चलता है कि प्रार्थी अपनी जगह जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, प्रार्थी की इसमें गलती नहीं है, बल्कि वो जो कह रहा है उसका ही अनुमोदन करके उसका वो समाधान बता देता है। उसके बाद आती है हमारी व्याख्यान विधि।
इसमें क्या है कि परामर्श के क्षेत्र में व्याख्यान का उपयोग कुछ ही अवसरों पर, यहाँ पर आएगा, PR लिख गया है, सॉरी, यहाँ आपका आएगा पर, कि कुछ ही अवसरों पर किया जाता है। व्याख्यान प्रविधि का उपयोग प्रायः सामूहिक परिस्थिति में किया जाता है। इसमें परामर्शदाता या वक्ता प्रधान होता है तथा प्रार्थी निष्क्रिय रूप में श्रवण करते हैं। इस प्रविधि का उपयोग प्रायः निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। ज़्यादातर मोस्टली जो हमारी जो परामर्श की जो विधि है उसमें 2 व्यक्ति होते हैं, एक परामर्शदाता और एक परामर्श लेने वाला। व्याख्यान विधि का उपयोग बहुत कम होता है, लेकिन जहाँ पर होता है, कहाँ होता है, पहला तो है प्रार्थी को प्रेरित करने के लिए, दूसरा समय बचाने के लिए, तीसरा है समस्या को स्पष्ट करने में, फिर है उसका संक्षिप्तीकरण करने में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है परिचर्चा प्रविधि, यानी कि डिस्कशन जो मेथड जो हमारा होता है, टेक्निक जो होती है, उसमें क्या होता है कि परिचर्चा से आशय किसी प्रकरण या समस्या स्तर पर परस्पर वार्तालाप करना। परिचर्चा वैसे तो परामर्श के लिए परामर्शदाता और प्रार्थी के मध्य उपयुक्त मानी जाती है, किंतु इसका उपयोग सामूहिक परामर्श में भी किया जा सकता है। ठीक है, और परिचर्चा के सोपान हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं कि परिचर्चा हम सब जानते हैं डिस्कशन से मतलब है कि परामर्शदाता और प्रार्थी के बीच में डिस्कशन होता है। डिस्कशन बातचीत जो होती है वो चाहे 2 व्यक्तियों के बीच, भले ही ये परामर्श की विधि के बारे में, वैसे भी जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो बातचीत से ही समस्या का सॉल्यूशन निकलता है। तो यही बात यहाँ भी लागू होती है कि जब परामर्श लेने के लिए प्रार्थी अपने समस्या को लेकर जाता है तो परामर्शदाता उससे डिस्कशन करता है, बातचीत करता है, उसके बारे में पूछता है, समस्या के बारे में, और कई एंगल से सोचता है, प्रार्थी से बातचीत करके उसके बारे में और जानकारी लेता है। तो इस प्रकार से वो समस्या का सॉल्यूशन निकालता है। तो परिचर्चा के 3 सोपान होते हैं। पहला है पूर्व तैयारी, कि परिचर्चा प्रारंभ करने से पूर्व परामर्शदाता को परिचर्चा की पूरी योजना बना लेनी चाहिए। परिचर्चा में छात्रों के बैठने की तथा परिचर्चा में भाग लेने वालों की सूची बना लेनी चाहिए। विषय पहले से ही प्रतिभागियों को बता देना चाहिए, यानी कि परिचर्चा प्रारंभ करने से पहले इसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि किस प्रकार से डिस्कशन हमको करना है। साथ ही साथ परिचर्चा में छात्रों के बैठने की, परिचर्चा में भाग लेने वालों की भी सूची बना लेनी चाहिए कि किन छात्रों को परिचर्चा में हमें बुलाना है, और विषय पहले से ही प्रतिभागियों को बता देना चाहिए ताकि जो भी प्रतिभागी हैं, जो भी प्रार्थी हैं, वो अपनी समस्याओं को और अधिक अच्छे से बता पाएँ। ठीक है, इसके बाद है संचालन। संचालन में क्या है कि पहले हमारी प्लानिंग हो गई, अब परिचर्चा का हमको संचालन करना है। अब इसमें भी हमारे 4 सोपान आते हैं। पहला है नवाचार यानी कि ओरिएंटेशन, फिर है विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, फिर है व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन, फिर है सारांश यानी कि समराइजेशन। पहले हमारी प्लानिंग हो गई, उसके बाद संचालन में ओरिएंटेशन होता है यानी कि नवाचार कि जो व्यक्ति आए होते हैं उनके बारे में पूछताछ होती है इस तरीके से। उसके बाद जो वो समस्याएं जो बताते हैं उसका विश्लेषण होता है। उसके बाद परामर्शदाता उसको एक्सप्लेन करता है, या जो प्रार्थी होते हैं वो अपनी समस्याओं को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। उसके बाद उसको समस्या को समराइज किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन में क्या होता है कि परिचर्चा की समाप्ति पर इसका मूल्यांकन होना चाहिए, यानी कि जब डिस्कशन ख़त्म हो गया, जब परामर्शदाता ने अपना सुझाव दे दिया, तो मूल्यांकन इस बात का होना चाहिए कि जो समस्या जो सुनी गई और उसका जो समाधान निकला है वो किस हद तक सफल हुआ या किस हद तक वो ठीक है। ठीक है, इसके बाद है हमारी अभिनय प्रविधि यानी कि ड्रामेटिक्स। अभिनय भी परामर्श की एक प्रविधि है। इस तकनीक का प्रयोग परामर्शदाता प्रार्थी से समस्या तथा उसमें खुद से संबंधित तथ्यों को प्रकट करवाने के लिए करता है। यानी कि कभी कभी प्रार्थी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी समस्या तो बताते हैं, लेकिन उस समस्या में अगर उनकी गलती रही होती है वो उसको उजागर नहीं करते हैं, या फिर पूरी तरीके से वो बात बता नहीं रहे होते हैं किसी कारणवश, झिझक की वजह से, किसी भी वजह से। तो जो परामर्शदाता जो होता है वो क्या करता है, वो एक तरीके से एक्ट करता है। एक्ट वो इस प्रकार से करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रार्थी से उस समस्या के संबंध में जानकारी ले पाए। ठीक है,
अब इसके बाद है हमारी परामर्श की विशेषताएं। इसमें है आर्बगल के अनुसार, तो आर्बगल के अनुसार जो हमारी परामर्श की जो विशेषताएं हैं वो ये हैं कि पहली है कि परामर्श की प्रक्रिया दो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। यानी कि परामर्शदाता और प्रार्थी। उसके बाद है दोनों के मध्य विचार विमर्श के अनेक साधन हो सकते हैं। अब यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो परामर्शदाता के पास प्रार्थी जो है वो फेस टू फेस ही बात करे, बल्कि वो फ़ोन से भी बात कर सकता है। साथ ही साथ अब कभी कभी ये होता है कि हम किसी और व्यक्ति को अपनी समस्या लेकर परामर्शदाता के पास भेज देते हैं अपनी समस्या बताने के लिए। फिर है कि प्रत्येक परामर्शदाता को अपनी प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो परामर्शदाता जो होता है उसको प्रोफेशनल होना चाहिए परामर्श देने के लिए, ताकि जो किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको वो अच्छी तरीके से उस समस्या के मूल में जा पाए और जो मनोवैज्ञानिक जो विधियां हैं उनके ज्ञान से वो समस्या का सॉल्यूशन निकाल पाए। फिर है कि प्रत्येक परामर्श साक्षात्कार पर आधारित होता है, यानी कि परामर्श में सबसे पहले जो परामर्शदाता जो होता है वो प्रार्थी का इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू इस बारे में प्रार्थी के बैकग्राउंड के बारे में, उसके आसपास के वातावरण के बारे में, प्रार्थी के इंटरेस्ट के बारे में, ये सब पहले जब साक्षात्कार जब हो जाता है प्रार्थी के बारे में परामर्शदाता अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेता है, वो उसी के आधार पर उसको सॉल्यूशन बताता है। फिर है परामर्श के फलस्वरूप परामर्श प्रार्थी की भावनाओं में परिवर्तन होता है। अब जब प्रार्थी अपनी समस्या लेकर परामर्शदाता के पास पहुंचता है तब उसके दिमाग में द्वंद्व चल रहा होता है, कन्फ्लिक्ट पैदा होता है दिमाग में कि जो समस्या है उसकी वजह से अगर उसके दिमाग में सॉल्यूशन होता भी है तो भी उसको लेकर उसको कन्फ्यूजन में रहता है कि मैं सही करूँगा या नहीं। तो जब परामर्शदाता उसको फैक्ट के आधार पर अच्छी तरीके से विश्वास दिला के उसका समाधान बताता है तो जो प्रार्थी है उसकी भावनाओं में भी परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त परामर्श की अन्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है कि परामर्श में शिक्षण की भांति निर्णय नहीं लिया जाता है, अपितु परामर्श प्रार्थी स्वयं निर्णय लेता है। शिक्षण में क्या होता है, जो टीचर जो होता है वो एक तरीके से डिसीजन लेता है कि आज मैं आपको ये लेसन पढ़ाऊंगा, आज कल आपको ये टेस्ट का तैयार करके लेके आना, ये क्वेश्चंस करके लेके आने हैं, एक तरीके से इस प्रकार से डिसीजन लिया जाता है। लेकिन परामर्श में क्या होता है कि परामर्शदाता केवल अपना समाधान देता है, सॉल्यूशन देता है, उसको मानना या ना मानना पूरी तरीके से प्रार्थी के हाथ में होता है। परामर्शदाता संपूर्ण परिस्थितियों के आधार पर समायोजन हेतु प्रार्थी को जानकारी देता है और उसकी सहायता भी करता है। यानी कि जो परामर्शदाता जो होता है प्रार्थी की जो समस्याएं हैं और साथ ही साथ उस समस्या के साथ जो प्रार्थी के सामने जो सिचुएशन है उनके आधार पर वो पूरी तरीके से समायोजन करने में मदद करता है। परामर्श प्रार्थी अपनी समस्याओं का समाधान बिना किसी सुझाव व सहायता के स्वयं ही करने में समर्थ नहीं होता है। समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक सुझाव की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक सुझाव को ही परामर्श कहते हैं। अब जैसे कि मनोवैज्ञानिक सुझाव हैं, कुछ बच्चे हैं जैसे उनको लिखने पढ़ने में असुविधा होती है, इस प्रकार के बच्चे, तो उन बच्चों को वैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता होती है, न कि जो सामान्य जो परामर्श होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। इसीलिए जो परामर्श प्रार्थी जो होता है वो अपनी स्वयं सहायता नहीं कर पाता, इसीलिए वो काउंसलर के पास जाता है। काउंसलर मनोवैज्ञानिक विधियों के आधार पर, वैज्ञानिक विधि के आधार पर उसको सुझाव देता है, यानी कि परामर्श प्रदान करता है। परामर्श में प्रार्थी की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, अपितु इस प्रक्रिया में उसे स्वयं ही इस योग्य बना दिया जाता है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। यानी कि परामर्श में आत्मबोध जो विवेक जो होता है व्यक्ति का वो जागृत किया जाता है, ताकि उसके सामने आगे और भी अगर समस्याएं आती हैं तो व्यक्ति खुद में इतना कैपेबल हो कि अपनी समस्याओं को खुद ही समाधान निकाल ले। उसके बाद है कि परामर्श की प्रक्रिया प्रार्थी केंद्रित होती है, जिससे पारस्परिक विचार विमर्श, वार्तालाप तथा सौहार्दपूर्ण तर्क वितर्क के आधार पर प्रार्थी को इस योग्य बनाया जाता है कि वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं निर्णय ले सके। तो परामर्श की प्रक्रिया प्रार्थी केंद्रित होती है।
जो प्रार्थी समस्या बता रहा है, जो विचार विमर्श हो रहा है, वार्तालाप जो बातचीत जो प्रार्थी के साथ होती है, तर्क वितर्क जो होता है, इस प्रकार से इन सभी चीज़ों का यूज़ करके परामर्शदाता प्रार्थी को इस योग्य बना देता है कि जो उसकी समस्याएं हैं प्रार्थी के जीवन में, चाहे शैक्षिक हो, व्यावसायिक हो या किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए वह खुद निर्णय ले पाए। तो इसके लिए आवश्यक है कि विशिष्ट बालक की क्षमताओं व संभावनाओं को जानें। यानी कि विशिष्ट बालक यानी कि अक्षम बालक और प्रतिभावान बालक। तो परामर्शदाता को परामर्श देने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो बालक है जिसको वो परामर्श दे रहा है उसकी क्षमताएं किस हद तक है और वो कितनी उन क्षमताओं को किस हद तक बढ़ाया जा सकता है, किस हद तक उसको विकसित किया जा सकता है। उसके बाद उनकी सीमाओं को समझें। यानी कि जो बालक जो है वो किस हद तक सीख सकता है उसकी जानकारी रखना भी परामर्शदाता के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद आपका आता है व्यक्ति इतिहास का अध्ययन करें। यानी कि जो बालक जो है वो जो विशिष्ट बालक हैं, यानी कि अब मान लीजिए कोई बच्चा देख नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता है, या कोई शारीरिक रूप से विकलांग हो या मानसिक रूप से जो विकलांग बालक हैं, तो वो उन बालकों की जो है वो हिस्ट्री पता करे कि वो जन्म से ऐसे हैं या फिर किसी दुर्घटनावश से इस प्रकार से हुए हैं। तो व्यक्ति इतिहास का पता होना परामर्श देने के लिए वह भी बहुत ज़रूरी होता है। स्कूल प्रोग्रामों में सुधार लाएं। अब जैसे स्कूल्स में प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो आपके सेमिनार हों और आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएँ होती हैं बच्चों के लिए, जो कुछ भी जो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, अध्ययन जो होता है, उन जो प्रोग्रामों में सुधार लाए ताकि जो हमारे अक्षम बालक हैं उनको भी समान रूप से मौका मिले, जो प्रतिभावान बालक हैं उनको भी इस प्रकार से मौका मिले कि वो अपनी जो क्षमताएं हैं उनको और अधिक विकसित कर पाएँ। ठीक है, और अपनी क्षमता के अनुसार जो प्रदर्शन जो है वो कर पाएँ। उसके बाद है कि स्कूल के बाहर उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाएं। अब स्कूल के बाहर उपलब्ध सुविधाएं क्या हो सकती हैं कि स्कूल में आपने परामर्श दिया बच्चों को, साथ ही साथ स्कूल के बाहर अगर उपलब्ध है तो उनके गार्जियन से भी बात करें, जो उनके पेरेंट्स हैं बच्चों के उनसे भी बातचीत करें ताकि जो बच्चों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान अच्छी तरीके से लागू हो पाए। उसके बाद है आपका कि शैक्षिक और व्यावसायिक परामर्श न केवल विशिष्ट बालकों को बल्कि उनके माता पिता अभिभावक को भी प्रदान करें। जो विशिष्ट बालक जो होते हैं, चाहे वो अक्षम बालक हो या प्रतिभावान बालक हो, ठीक है, वो किसी प्रकार के भी बालक हों, तो ऐसे बालकों को परामर्श देना तो ज़रूरी है ही उनकी समस्या को लेकर, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनको भी परामर्श की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि जो उनके जो पेरेंट्स हैं वो किस प्रकार की सोच रखते हैं, किस प्रकार के वातावरण में वो रहते हैं। इसीलिए उन बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए उनके पेरेंट्स को भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उसके बाद है आपका कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए जहां विद्यालयों में ही समय समय पर परामर्श होने चाहिए, वहीं पर शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम बालकों के लिए पहले क्लिनिक की व्यवस्था हो, जहां उनके स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य व कार्य क्षमता का पूर्ण ज्ञान किया जाए, लेकिन जो चिकित्सक हो उसे मनोचिकित्सक की उपाधि प्राप्त हो तथा वह स्वास्थ्य के साथ ही उसके मनोवृत्तियों का पूर्ण अध्ययन करे। यानी कि जो प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनको विद्यालय में आप समय समय पर परामर्श होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में जो अक्षम बालक होते हैं उनके लिए एक क्लिनिक की व्यवस्था भी विद्यालय में होनी चाहिए ताकि समय समय पर उनका टेस्ट हो पाए और साथ में उनके स्वास्थ्य की जानकारी, यानी कि आपकी जब हम उनकी हेल्थ से अप टू डेट रहेंगे, उनके मानसिक स्वास्थ्य से अप टू डेट रहेंगे, तो उनकी समस्या जो उनके सामने लिखने पढ़ने में, सीखने में जो समस्याएं आ रही हैं, उनके अध्ययन में जो समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान आप और अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे। और साथ ही साथ जो चिकित्सक हो वो मनोचिकित्सक हो, ताकि वो व्यक्ति को केवल ये ना देख पाए कि अच्छा ये इसको क्योंकि ये कम देख पाता है इसीलिए इसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, बल्कि उसकी वो मनोवृत्तियों का, बच्चे की जो इंटरेस्ट है, जो एबिलिटीज़ हैं, उनको भी अच्छी तरीके से अध्ययन कर पाए। वो केवल मनोचिकित्सक ही कर सकता है और साथ ही साथ वो अच्छा परामर्श भी दे सकता है। ठीक है,
तो अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं कि शारीरिक मानसिक दोष का इतिहास जानें, यानी कि बच्चे में जो शारीरिक दोष आया है या मानसिक दोष है वो उसका जन्म से है या बच्चे में किसी दुर्घटनावश आया है, इसका इतिहास जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। अभिभावकों के वातावरण की जानकारी रखें, यानी कि अभिभावक किस प्रकार के विचार रखते हैं, वो किस सोच के इंसान है, वो अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या बच्चा केवल विद्यालय में ही नहीं बल्कि उसको इस जो अपना जो घर है उसमें भी उसको अलग से देखा जाता है। ये सब पता करना भी परामर्शदाता के जो कार्य होते हैं उसमें आता है। फिर ऐसे बच्चों की क्षमताओं व संभावनाओं को समझें, यानी कि जो बच्चे जो होते हैं, जो अक्षम बालक जो होते हैं या विशिष्ट बालक मान लीजिए प्रतिभावान जो बालक होते हैं, इन दोनों बालकों की क्षमताएं और संभावनाओं को समझना भी परामर्शदाता के लिए ज़रूरी होता है, ताकि वो जो उनके सामने जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान अच्छी तरीके से निकाल पाए। इनके लिए विशेष स्कूल का परामर्श दें। यदि स्कूल जाते हैं तो उनके स्कूल की व्यवस्था व शिक्षकों को देखें कि वे कैसे बच्चों का सुधार करते हैं। अब देखिए कोई अगर बच्चा इस तरीके से विकलांग है कि अगर वो पैर से अपाहिज है या लिख पढ़ कम वैसे कर पाता है तो वो सामान्य बालकों के साथ पढ़ सकता है। लेकिन कोई बालक बिल्कुल ही देख ही नहीं पाता, बिल्कुल सुन ही नहीं सकता, तो अब उस बालक के लिए आपको विशेष स्कूल का ही परामर्श देना पड़ेगा। इसीलिए तो जो भी ऐसे बच्चे जो होते हैं जो सामान्य बालकों के साथ पढ़ सकते ही नहीं है, बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं है, तो ऐसे बच्चों को विशेष स्कूल का परामर्श दें। अगर वो बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी स्कूल की व्यवस्था देखें, टीचर्स को देखें को टीचर्स किस प्रकार से बच्चे की मदद करते हैं या मदद नहीं करते हैं, तो ये सब देखना भी परामर्शदाता के हाथ में होता है। स्कूल कार्यक्रमों में सुधार लाएं, यानी कि जो स्कूल्स में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो केवल यही ना हो कि केवल इस प्रकार के प्रोग्राम हो कि केवल सामान्य बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, बल्कि प्रोग्राम इस तरीके के होने चाहिए कि उसमें हर एक बच्चे के लिए प्रोग्राम होना चाहिए, चाहे वो बच्चा अक्षम हो, चाहे प्रतिभावान हो, चाहे सामान्य बालक हो। हर एक बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार जो उसके जो विकास करने का यानी कि जो मौका मिलना चाहिए वो इस प्रकार से स्कूल कार्यक्रमों को रखना चाहिए। उसके बाद है आपका अक्षम बच्चों की रुचियों व अभिवृत्तियों का अध्ययन करें। अब अक्षम बालक हैं, हो सकता है कोई बच्चा लिखने पढ़ने में ज़्यादा अच्छा ना हो लेकिन वो पेंटिंग अच्छी बनाता है, या वो बच्चा कविताएं अच्छी लिखता है। तो इस प्रकार से जो अक्षम बच्चे हैं उनकी रुचियों के आधार पर आप उनको गाइड करेंगे, उनको काउंसलिंग करेंगे, तो एक तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही साथ आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ जो उनका मानसिक जो विकास है वो भी अच्छी तरीके से होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद आपका जो कॉमन टॉपिक है जो निर्देशन और परामर्श को लेकर, उसको लेकर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए और आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।